फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे CAR 145 की, जो कि अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। देखते हैं कहाँ से आती है CAR। रूल 133B ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल 1937 स्टिपुलेट्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स शैल बी अप्रूव्ड। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि एयरक्राफ्ट रूल 1937 का रूल 133B ये कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस या उसके कंपोनेंट के मेंटेनेंस के लिए इंगेज्ड हैं वो अप्रूव्ड होंगे DGCA से, जो कि इंडिया की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है इसका रिवीजन 0 कब आया था, कब ये अस्तित्व में लाई गई थी। 26 जनवरी 2005 को ये आई थी। और किस लिए आई थी? टू हार्मोनाइज रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन विद दैट ऑफ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। जब भी एयरक्राफ्ट कहीं पे मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि इंडिया का एयरक्राफ्ट बाहर जाता है, बाहर के एयरक्राफ्ट इंडिया में आते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका मेंटेनेंस उसी कंट्री में किया जा सकता है जहाँ पे वो गए हैं। तो मेंटेनेंस स्टैंडर्ड सेम हो, इसलिए भारत में CAR 145 लॉन्च की गई, जो कि EASA पार्ट 145 के जैसे ही है। तो इसीलिए उसको हार्मोनाइज करने के लिए EASA पार्ट 145 से CAR 145 इंडिया में बनाई जाती है। और ये CAR जो है इशू की जाती है अंडर द प्रोविज़न ऑफ रूल 133A ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ये CAR एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल 133A के तहत प्रावधान में लाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें जनरल क्या है CAR 145 में। सेक्शन A का बात करते हैं, जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड AMC एंड GM। जब कोई भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम अप्रूवल लेने जा रहे हैं, उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए अप्रूवल के टाइम, उससे रिलेटेड AMC होते हैं एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस, किस तरीके से हम उसको लागू करेंगे जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। एंड GM गाइडेंस मटेरियल है, जो कि गाइड करता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो जनरल जानते हैं 145.1। For the purpose of this CAR, the competent authority shall be DGCA for organizations having their principal place of business in India or any other country। इस CAR का पर्पज़ है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो हमारी सक्षम अथॉरिटी होगी, शैल बी DGCA, वो DGCA होगी। किसके लिए? जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अप्रूवल के लिए। फिर उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स हेड ऑफिस, चाहे वो इंडिया में हो और एनी अदर कंट्री, यानी कि उनका जो हेड ऑफिस है वो अदर कंट्री में भी हो सकता है, बट वो मेंटेनेंस इंडिया में कर रहे हो तो फिर उन्हें DGCA से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी AMC क्या 145.1 टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी हमारी। फॉर द पर्पज ऑफ CAR 145 DGCA शुड बी कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारी DGCA होगी। अब बात करते हैं किसके किसके लिए एप्लीकेबल है एंड इसकी इफ़ेक्टिविटी क्या क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस से जुड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं, आर ऑफ एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट, या फिर ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि कॉमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड कंपोनेंट्स इंटेंडेड फॉर फिटमेंट देयर टू, और ऐसे कंपोनेंट्स जो इनसे रिलेटेड हैं इनको फिट रखने के लिए, शैल बी अप्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस CAR। तो इन सभी का मेंटेनेंस करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस CAR 145 के तहत अप्रूव्ड होंगे। और ऐसे एयरक्राफ्ट जिनका मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं किया जाता, जो कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट नहीं है या स्मॉल हैं, तो उनका जो मेंटेनेंस है वो सब पार्ट CAR M के सब पार्ट F के तहत होता है। This CAR is effective forthwith and shall be complied by all new or existing organizations। ये जो CAR है सभी के लिए प्रभाव में होगी, चाहे वो पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे वो नए ऑर्गेनाइजेशंस हो। मेंटेनेंस अप्रूवल्स इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद रिवीजन 1 ऑफ CAR 145 इशू 2 shall continue to remain in force। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेंटेनेंस अप्रूवल जो है वो इशू किया गया है रिवीजन 1 ऑफ CAR 145 इशू 2 के तहत, shall continue to remain in force, वो अस्तित्व में रहेगा। However, such organization, जब तक कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में डिमॉन्स्ट्रेट कंप्लायंस, अपनी कंप्लायंस तय करते हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस CAR, इस CAR के तहत, क्योंकि इसके पहले किसी और के तहत हुआ करता था, अभी CAR 145 बन गए, तो उन्हें बिफोर 31 मार्च 2017 31 मार्च 2017 से पहले इसको लागू करना पड़ेगा। इसके अनुसार टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रखनी पड़ेंगी।
तभी उनका जो पुराना वाला अप्रूवल है वो माना जाएगा। पर्सनल क्वालिफाइड टू कैरी आउट एंड आर सर्टिफाइड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स and our components on the basis of a standard recognized by DGCA may continue to carry out and or certify such tests। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो भी पर्सनल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए सर्टिफाइड हैं या क्वालिफाइड हैं ऑफ एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के एंड आर कंपोनेंट्स या उसके कंपोनेंट्स की एनडीटी करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय डीजीसीए, जिस तरीके से जिस स्टैंडर्ड में डीजीसीए ने बताया है में कंटिन्यू टू कैरी आउट, वो उसी तरीके से अपना कंटिन्यू करेंगे और सर्टिफाई सच टेस्ट और ऐसे टेस्ट को सर्टिफाई करते रहेंगे। अब कुछ डेफिनेशंस नीचे दी गई हैं, जैसे कि लार्ज एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट की बात की थी, वो क्या होते हैं, सर्टिफाइंग स्टाफ क्या होते हैं, मेंटेनेंस की डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। लार्ज एयरक्राफ्ट पढ़ लेते हैं। लार्ज एयरक्राफ्ट मीन्स एन एयरक्राफ्ट क्लासिफाइड एज एन एरोप्लेन। अगर हम लार्ज एयरक्राफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड करें, जैसे कि एक एरोप्लेन और एक हेलीकॉप्टर का, तो अगर एरोप्लेन की बात करें तो विद मैक्सिमम टेक ऑफ मास, उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ मास होना चाहिए ऑफ मोर देन 5700 kg, वो 5700 kg से होगा अधिक, तभी वो लार्ज एयरक्राफ्ट में आता है। और अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर होना चाहिए, एक इंजन से अधिक होना चाहिए उसमें। सर्टिफाइंग स्टाफ क्या होते हैं? सर्टिफाइंग स्टाफ मीन्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट और ए कंपोनेंट आफ्टर मेंटेनेंस। सर्टिफाइंग स्टाफ में ऐसे व्यक्ति होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिलीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट और ए कंपोनेंट आफ्टर मेंटेनेंस। जब किसी एयरक्राफ्ट का या किसी उसके कंपोनेंट का मेंटेनेंस होता है तो उसको वो रिलीज़ करता है मेंटेनेंस के बाद, वही सर्टिफाइंग स्टाफ कहलाता है। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस मीन्स एनी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरहॉल। ओवरहॉल एक मेंटेनेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस इसको बोल सकते हो, मेजर मेंटेनेंस इसको बोलेंगे, जिसमें एक पूरे पार्ट को ओपन किया जाता है और इसके बाद एक पूरा पार्ट नया माना जाता है। तो मीन्स एनी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरहॉल। तो एक ओवरहॉल किया जाए, कई सारे कॉम्बिनेशंस हों, रिपेयर किया जाए, इंस्पेक्शन की जाए या रिप्लेस किया जाए पार्ट को, उसमें नया पार्ट लगाया जाए, मॉडिफिकेशन। और डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन होता है कोई कमी ढूंढना और उसको सही करना ऑफ एन एयरक्राफ्ट और कंपोनेंट, किसी एयरक्राफ्ट की या कंपोनेंट की, विद द एक्सेप्शन ऑफ प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। इसमें प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन को नहीं जोड़ा जाएगा। ये होता है मेंटेनेंस। What is an organization? Organization means a natural person, a legal person or part of a legal person. Such an organization may hold more than one CAR 145 approval। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई नेचुरल जो लीगल पर्सन है और पार्ट ऑफ ए लीगल पर्सन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड मोर देन वन CAR 145 अप्रूवल, जिसके अंदर CAR 145 में एक से अधिक अप्रूवल हो, पार्ट के लिए हो, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर का भी हो, कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन? प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन मीन्स द इंस्पेक्शन कैरिड आउट बिफोर फ्लाइट टू इंश्योर दैट द एयरक्राफ्ट इज फिट फॉर द इंटेंडेड फ्लाइट। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि फ्लाइट से पहले की जांच, मीन्स द इंस्पेक्शन, ऐसा इंस्पेक्शन कैरिड आउट जो किया जाता है बिफोर फ्लाइट, फ्लाइट से पहले, किसी एयरक्राफ्ट की फ्लाइट होने वाली है उससे पहले की जाती है, टू इंश्योर दैट, यह तय करने के लिए, निश्चित करने के लिए, द एयरक्राफ्ट इज़ फिट, कि एयरक्राफ्ट फिट है फॉर द इंटेंडेड फ्लाइट, जो फ्लाइट होने वाली है उसके लिए फिट है, यानी अब इसके बाद एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, अपनी उड़ान भर सकता है। कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट मीन्स एनी इंजन, प्रॉपेलर, पार्ट और अप्लायंस, ये होते हैं हमारे कंपोनेंट। कोई इंजन हो, प्रॉपेलर हो, पार्ट और अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस हो उसके पार्ट हो, तो ये सभी कंपोनेंट में ही आते हैं। एक कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट मीन्स, एक कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट क्या होता है? तो अगर इसकी बात करें एरोप्लेन के केस में, तो एरोप्लेन एबव 5700 kg MTM, ऐसा एरोप्लेन जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास, MTOM मीन्स मैक्सिमम टेक ऑफ मास, वो 5700 kg के ऊपर हो। या और क्या बातें हो सकती हैं? सर्टिफिकेटेड फॉर मोर देन 19 सीटेड पैसेंजर, वो 19 सीटेड पैसेंजर से अधिक के लिए सर्टिफिकेटेड हो। या फिर सर्टिफिकेटेड फॉर ऑपरेशन विद एटलीस्ट 2 पायलट्स, अगर कम से कम उसमें 2 पायलट तो उसको ऑपरेट कर रहे हों उसके लिए सर्टिफिकेटेड हो। या फिर इक्विप्ड विद टर्बोजेट इंजन्स और मोर देन 1 टर्बोप्रोप इंजन, या तो फिर उसमें टर्बोजेट इंजन लगा हो या फिर एक से अधिक टर्बोप्रोप इंजन हो। और अगर बात करते हैं हेलीकॉप्टर के केस में, तो हेलीकॉप्टर अगर कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट होगा तो उसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास 3175 kg से ऊपर का होना चाहिए। वो 9 सीटेड पैसेंजर के लिए सर्टिफिकेटेड हो।
या फिर कम से कम 2 पायलट उसे ऑपरेट कर रहे हों, इसके लिए सर्टिफिकेटेड हो। या फिर तीसरी अगर बात करें कि कौन सा एयरक्राफ्ट जो है कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट होगा, तो एक टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट, जिसके रोटर टिल्ट होते हैं, वो भी एयरक्राफ्ट हमारा कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट में आता है।